नमस्कार। आज हम देख रहे हैं एसक्यूएल कमांड के बारे में। क्या होता है एसक्यूएल? माई एसक्यूएल एक सर्वर होता है जो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट को सपोर्ट करता है। इनकी कुछ कमांड्स होती हैं जिन्हें कैटेगराइज किया गया है। आज हम उन्हें देखने वाले हैं। तो पहले मैं आपको इसका थ्योरेटिकल पार्ट बता रहा हूँ और उसके बाद हम इसको देखेंगे प्रैक्टिकल। तो ये होता है आपका एसक्यूएल कमांड, जिसमें यहाँ पर हम उसके स्ट्रक्चर को तैयार करने वाले हैं। एसक्यूएल माई सर्वर जो होता है, एसक्यूएल कमांड किसी भी प्रकार के सर्वर पर वर्क करती है। एसक्यूएल का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, और यही अभी हम इसकी कुछ कमांड्स हैं उन्हें हम देखने वाले हैं। चलिए, पहला जो होता है यहाँ पे उसकी हम बात कर लेते हैं। पहले जो आपको मिलता है ये होता है DDL, जो कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कहलाता है। अगला होता है DML, जो आपका होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। अगला होता है TCL, ये होता है आपका ट्रांसमिशन कंट्रोल लैंग्वेज। अगली इसमें होती है DQL, जो होता है डाटा क्वेरी लैंग्वेज। और लास्ट होता है इसमें DCL, ये होता है आपका डेटा ट्रांसमिशन डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। ठीक है, तो DLL में जो आपका पहला आता है वो होता है क्रिएट। ये है क्रिएट। अगला जो इसका कमांड लगता है जो वो होता है उसके लिए आपका अल्टर। अगला आता है आपका इसमें ट्रंकेट, और लास्ट आता है इसका ड्रॉप। इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं क्रिएट के रिगार्डिंग, अल्टर के रिगार्डिंग, ट्रंकेट और ड्रॉप के रिगार्डिंग, तो मैं आपको बता दूं कि जो DDL है ये आपके डेटाबेस को क्रिएट करता है, टेबल को क्रिएट करता है। अल्टर आपके डेटाबेस के जो कंपोनेंट होते हैं उनको अल्टर करने का काम करता है, उसको चेंजेस करने का। और ट्रंकेट जो है आपका, ट्रंकेट आपकी जो टेबल है और उसमें जो डेटा है, टेबल के स्ट्रक्चर में जो डेटा स्टोर किया गया, सेव किया गया, उसको डिलीट करने का काम करता है। ध्यान देना, यहाँ पे मैंने कहा है टेबल के अंदर के डेटा को, टेबल का जो स्ट्रक्चर होगा वो डिलीट नहीं करेगा, बल्कि टेबल के अंदर जो रिकॉर्ड्स होंगे उनको ये डिलीट करता है। अगला आता है ड्रॉप। व्हाट द मीन बाय ड्रॉप? ड्रॉप यहाँ पर यूज किया जाता है डेटा को, डेटाबेस को डिलीट करने के लिए, यानी परमानेंट फिजिकल रूप से उसको डिलीट करने के लिए, या टेबल को डिलीट करने के लिए ड्रॉप का यूज किया जाता है। इसके साथ साथ आपकी जो कॉन्स्टेंट होते हैं, जो आपको भी पता चलेगा, जो आपका TCL का एक पार्ट है, कॉन्स्टेंट होते हैं, उनको भी ड्रॉप करने का ही काम करता है। चलिए आगे हम देख लेते हैं। DML में कौन कौन सी कमांड्स आती हैं? तो देखो, डेटा का जो स्ट्रक्चर है वो तो आपका क्लियर हो चुका है, डेटाबेस हो, टेबल हो। अब बात करते हैं टेबल में हाउ कैन वी इंसर्ट आवर डेटा। तो फर्स्ट इज इंसर्ट, another is update, other is delete, other is lock, other is call, and last is explain call. एक एक करके मैं इनको एक्सप्लेन कर देता हूँ। DML जो आप
whenever we create a table, जब हम टेबल क्रिएट कर लेते हैं, we need to insert the data into table, हम उसमें डेटा को इंसर्ट करते हैं। एग्जिस्टिंग डेटा यू वांट टू अपडेट, मान लीजिए उसका नाम श्याम है और श्याम की स्पेलिंग में उसको कुछ चेंजेस करना है या सिटी में कुछ चेंजेस करना है, सिटी चेंज हो गई है, we can use the update command, and finally delete is used for delete our record। अगला आता है लॉक। लॉक आपका जो टेबल क्रिएट किया गया उस टेबल को लॉक करने का मतलब है यहाँ पर वी जस्ट लॉक फ्रॉम दिस कमांड। फर्स्ट रीड ओनली, यानी केवल रीड किया जा सके, वो रीड लगता है उसका एट्रीब्यूट। एंड सेकेंड इज राइट, जब राइट होता है तो रीड भी किया जा सकता है और राइट भी किया जा सकता है, लेकिन जब रीड पे लॉक करते हैं तो पढ़ा तो जा सकता है डेटा, वी कैन रीड और बट कैन नॉट द इंसर्ट डेटा इनटू द टेबल। अगला देखेंगे हम टीसीएल। टीसीएल कमांड जो होती है आपकी, टीसीएल कमांड में काफी अच्छी कमांड्स आती हैं, जैसे आपकी हुई कमिट, अगला होता है आपका सेव पॉइंट, अगला होता है आपका रोल बैक, अगला होता है सेट कॉन्स्टेंट, और यहाँ पर एक कमांड बनता है आपका सेट ट्रांजिशन। देखिए सेट कांस्टेंट मैंने अभी थोड़ी देर पहले कांस्टेंट के बारे में आपको बताया था कि वो ड्रॉप से इसका कांस्टेंट डिलीट किया जा सकता है। अब यहाँ पे एक एक हम समझते हैं। जब भी हम डेटा में चाहे इंक्लूड करना हो, अपडेट एंड डिलीट, when we are use that particular command from the other side of the API application, MySQL सर्वर के अलावा अगर आप किसी और API से इसको यूज करते हैं, इंसर्शन हो, अपडेट हो या डिलीट हो, तो आप उसको कमिट करना जरूरी होता है उसका, ठीक है ना। सेव पॉइंट इट इज यूज फॉर द, एक ऐसा पॉइंट होता है व्हेन वी आर द टेक अ लैंडमार्क व्हेन यू रिटर्न, जब आप उसको वापस लौटाना चाहें डेटा को, तो आप उसको एक लैंडमार्क बना देते हैं और उसके बाद उसको कॉल करके आप उसको यूज कर सकते हैं, या आप रोल बैक कर सकते हैं उसके लिए। अगर होता है सेट कांस्टेंट, मैंने आपको बताया यहाँ पे कांस्टेंट से भी आते हैं, जैसे कि प्राइमरी हुआ, फॉरेन की हुई, कैंडिडेट की हुई, इस प्रकार से जो कांस्टेंट होते हैं वो हम सेट करते हैं। सेट ट्रांजेक्शन, सेट ट्रांजेक्शन क्या है, ये एक तरीका होता है व्हेन वी यूज इट, सेट ट्रांजेक्शन इज वी मस्ट वांट टू कमिट द कमिट। जब हम सेट ट्रांजेक्शन यूज करते हैं तब कमिट हमको यूज करना होता है उस स्थिति में। डीक्यूएल में आपका एक ही कमांड आ रहा है और वो है आपका सेलेक्ट। डीसीएल में आपके कमांड आएंगे दो, पहला कमांड है आपका ग्रांट और दूसरा कमांड है आपका रिवॉक। What do I mean by grant and revoke? When we are create a user, we just need these two commands. When we are access to the particular user, जब हम किसी टेबल का एक्सेस देते हैं तब हमें ग्रांट यूज करते हैं, और एक्सेस को जब हमको रिमूव करना होता है तब हम रिवोक का यूज करते हैं। एक एक करके हम इन सबको देख लेते हैं। फिलहाल मैं इसको सेव कर देता हूँ। चलिए अब एक एक करके हम यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले देख रहा हूँ DLL की क्रिएट कमांड। तो हम चलते हैं हमारे MySQL सर्वर पे, ये आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है।
मैं क्रिएट शुरू करूं इससे पहले कुछ कमांड, कुछ चीजें, कुछ बारीकी है वो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। जब भी आप शो यूज करेंगे, व्हेन वी आर यूज ए पर्टिकुलर दिस वर्ड यूज शो, जब भी हम यहाँ पे शो कीवर्ड यूज करेंगे, ध्यान रखिएगा इसके बाद आपका प्लूरल आएगा, फिर वो डेटाबेस के रिगार्डिंग हो, टेबल के रिगार्डिंग हो, कोड देखने के लिए आपको वेरिएबल्स हो, या फिर अब जब हम यूजर को ग्रांट करने के बाद उसको देखते हैं तो हम यूज करते हैं शो डेटाबेसेस। जैसे आपने एंटर करा तो ये आपको बता रहा है कि इतनी सारी टेबल्स आपके पास डेटाबेस अवेलेबल है 34, इनमें से ये आपकी 34 है। अगर आप इनमें से किसी को ओपन करना चाहते हैं, यूज करना चाहते हैं, तो यू जस्ट यूज कीवर्ड। बट हम यहाँ पे एक डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं, तो इसके लिए लिखा जाएगा, जब भी कोई चीज क्रिएट होगी वो होगी सिंगुलर वर्ड पे। जैसे हमने करा क्रिएट, क्या करा डेटाबेस, तो मैंने क्रिएट लिखकर यह लिख दिया डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम लिख देता हूं मैं, मान लीजिए डेमो, एंटर किया। यहां पर आपको ये बताता है कि आपकी रो जो है एक्ट अफेक्टेड हुई है, इसका मतलब आपकी क्वेरी जो है ओके होने के बाद ये जो डेटाबेस आपने बनाया है डेमो नाम का, ये डेटाबेस आपका बन चुका है। चलिए क्या करते हैं हम आगे, अब हम इसको चेंज कर देते हैं। वी नीड टू यूज दिस डेटाबेस, वी यूज हियर डेमो डेटाबेस। यूज कीवर्ड से आप इस डेटाबेस को चेंज करेंगे। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं अभी ये क्रिएट करना है, क्या क्रिएट करना है, अभी हमें डेटाबेस हमने क्रिएट कर लिया, तो हमें यहाँ पे टेबल की जरूरत पड़ेगी। तो हमें क्रिएट करते हैं, मैंने क्रिएट टेबल, और टेबल का नाम रख दे रहा हूँ मैं T1, और इसका स्ट्रक्चर हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। ठीक है, क्या है स्ट्रक्चर इसका, जल्दी मान लीजिए हम लेते हैं आईडी, किस टाइप का होगा, ये इंटीजर टाइप का होगा। मैं चाहता हूँ ये प्राइमरी नंबर हो, प्राइमरी नंबर में आए, प्राइमरी की इसको ये असाइन किया जाए, प्राइमरी की इसको असाइन किया जाए। क्या होती है प्राइमरी की, प्राइमरी की इज अ कांस्टेंट, जो आपने यहाँ पे ये सेट कांस्टेंट जो आपने देखा है, ये कांस्टेंट है प्राइमरी। क्या होता है प्राइमरी, इसका मतलब ये होगा कि प्राइमरी की रिपीट नहीं होती, इट इज अ यूनिक। और मैं क्या चाहता हूँ कि ये ऑटो नंबर में जनरेट हो, ऑटो इंक्रीमेंट। फिर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे नेम आ जाए, जो मैं वेरिएबल कैरेक्टर में दूंगा, और इसको करता हूँ मैं 50 में, और यहाँ देता हूँ मैं सिटी, और ये भी कर दे रहा हूँ मैं वर्क ईयर में, यानी वेरिएबल कैरेक्टर, और सिटी में कर दे रहा हूँ यहाँ पे ये भी करीब करीब 20। और जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा आपकी क्वेरी ओके हो गई है, और एक भी रो अफेक्ट नहीं हुई है। इसका मतलब आपकी टेबल तो बन गई है। अब आप इस टेबल का स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं तो आप कैसे देख पाएंगे, तो इसके लिए कीवर्ड होता है DESC, और आपकी टेबल का नाम जो मैंने दिया है यहाँ पे T1, जो मैंने यहाँ पे दिया है T1 एंटर करा। यहाँ पर आप इसके स्ट्रक्चर को देख पा रहे हो कि इसका फील्ड का नाम आईडी है, दूसरे फील्ड का नाम नेम है, और सिटी है। आईडी आपकी इंट में है, बाकी की दोनों चीजें वेरिएबल कैरेक्टर में है। इसी के साथ साथ आईडी जो है वो है आपकी प्राइमरी, और वो भी ऑटो इंक्रीमेंट में है। हाउ कैन वी इंसर्ट द डेटा, देखिए अब डीएमएल की बात करें, हम इंसर्ट डेटा यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं हम। यहाँ पे ये डीएमएल पे चल रहे हैं, पहले हमने भी देखा यहाँ पे क्रिएट, अब देख रहे हैं हम इंसर्ट। इंसर्ट डेटा कैसे किया जाएगा, इसमें आपको यहाँ पे लिखना होगा इंसर्ट इनटू आपकी टेबल का नाम, इट मीन T1। देन मैं आपको दो तरीके हैं, दोनों तरीके आपको बताता हूँ, जो आप यूज करें देख लीजिएगा। यहाँ पे जनरली आप चाहें तो यहाँ पे नेम लिख सकते हैं, और ये बता सकते हैं सिटी,
क्योंकि मैं यहाँ पे आईडी नहीं देना चाहता, मैं चाहता हूँ कि वो ऑटो इंक्रीमेंट है तो ऑटोमेटिक वो नंबर ले। उसके बाद यहाँ मैं लिख दूंगा वैल्यूज, और इस वैल्यूज में यहाँ पे पास करूंगा। क्या पास कर रहा हूँ, तो नेम में दे दे रहा हूँ यहाँ पे मान लीजिए राजेश, और इनकी जो सिटी है वो दे दे रहा हूँ मैं रतलाम, ठीक है। और लास्ट में मुझे सेमीकोलन यूज करना होगा इसके लिए। और जैसे मैं एंटर करूंगा ये डेटा यहाँ पे स्टोर हो चुका है, ये देख लीजिए क्वेरी किया गई है और 1 रो अफेक्टेड हुई है। आपने डेटा इसमें इंसर्ट तो कर दिया है, पर हाउ कैन यू सी द डेटा, तो ये आपको मिलता है यहाँ पे DQL में, जो कि डेटा क्वेरी लैंग्वेज है, और सिलेक्ट के द्वारा आप यहाँ पे देख सकते हैं। कैसे देखेंगे, चलिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम T1। देखिए ये आपको स्टार दिख रहा है, कुछ लोग इसे स्टार भी कहते हैं और कुछ लोग इसे ऑल भी कहते हैं। यहाँ पे इसको ऐसे पढ़ा जाएगा जैसे सिलेक्ट ऑल फ्रॉम T1, इसे स्टार भी कहते हैं, स्टार और ऑल भी कहा जाता है। और जैसे आप एंटर करेंगे तो आपको डेटा ये इस प्रकार से यहाँ पे शो हो जाएगा, ये आपका डेटा है। पहला तरीका जो मैंने आपको बताया उसकी आप इस प्रकार से देख पा रहे हैं। दूसरा तरीका जो जनरली मैं यूज करता हूँ वो ये है कि यहाँ पे आप इंसर्ट इनटू लिख करके, इंसर्ट इनटू यहाँ पे लिखे टेबल का नाम जो कि हमारे केस में T1 है, और मैं यहाँ सीधे वैल्यूज लिख दूँ। और वैल्यूज लिखने के बाद चूंकि मुझे यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे 3 फील्ड है, और 3 फील्ड में पहले फील्ड जो है ऑटो इंक्रीमेंट में है, यानी ये नंबर मुझे नहीं देना है। तो ध्यान दीजिएगा ऐसे 3 चीजें जिन्हें डबल कोड या सिंगल कोड में नहीं लिखी जाती हैं। पहला होता है वो आपका इंटीजर टाइप का डेटा यानी नंबर। दूसरा होता है आपका डेसिमल, आप सभी को पता है, कर दिया ये डॉट लगा दिया डेसिमल। और तीसरा एक इसका डेटा का टाइप ही होता है जो SQL में दिया गया है, वो है नल। इसका मीनिंग ये है कि यहाँ पे डेटा जीरो नहीं है, अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब अवेलेबल नहीं है। चूंकि मैंने वहां पे आईडी में ऑटो इंक्रीमेंट दे रखा है, इसलिए ऑटोमेटिकली उसके आगे जो भी होगा वो इंक्रीमेंट कर लेगा। तो मैंने दिया यहाँ पे नल, नाम दे दे रहा हूँ मैं हरिओम, देन आफ्टर पास द सिटी इज उज्जैन। आई जस्ट यूज द सेमीकोलन। ये देखिए अगर आपने यहाँ पे लास्ट में सेमीकोलन यूज नहीं करा तो आपको नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे शो कर देगा, और आपको फिर एंटर करके इसको सेलेक्ट करना होगा। देखिए एक चीज बहुत अच्छी चीज बता रहा हूँ, एक क्वेरी मैंने यूज करी थी यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम T1, इसको आप दोबारा यूज करना चाहते हैं तो जस्ट यूज एरो की अप एंड डाउन, ये आ गया है, मैंने एंटर करके इसको चेक कर दिया है। तो इस प्रकार से आपकी जो डेटा है इंसर्ट करने का तरीका ये आपने देखिए 2 तरीके हैं, काफी शानदार तरीका है, और जो जनरली मैं यूज करता हूँ वो यही तरीका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंसर्ट आपने करा, आप चाहते हो अपडेट करना, इसी डेटा को आप चाहते हैं अपडेट करना, जो कि DML कमांड का एक पार्ट है। कैसे करेंगे, चलिए मैं चाहता हूं कि जो राजेश लिखा हुआ है यहाँ पे मैं अपना नाम लिख दूं, तो इसके लिए लगेगा अपडेट कमांड। तो लिखा मैंने अपडेट, तो ऊपर कर लेते हैं इसको, अपडेट किसे अपडेट करना है, तो यहाँ पे आएगा टेबल का नाम, फिर लिखा जाएगा सेट, यानी सेट की जगह वैल्यू क्या सेट करना है आपको, तो यहाँ पर जो है आपको पहले नेम लिखना होगा क्योंकि ये फील्ड का नाम है, और दूसरा उसकी जो वैल्यू है वो आपको यहाँ पे लिखना है। जैसा मैं आपको अभी बता चुका हूँ, सिंगल कोड या डबल कोड केवल स्ट्रिंग, डेट और भी प्रकार के सभी उसमें लगती है, 3 चीजों में स्ट्रिंग नहीं लगती है, स्ट्रिंग कोड नहीं लगता है। इसका मतलब आपको बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए कि बाकी जितनी भी डेटा आप दे रहे हो, चाहे वो डेट का हो, टाइम का हो, कैरेक्टर में आपका इस प्रकार से हो कि 11th यानी 11th, ये सब आपके डबल कोड या सिंगल कोड में आएंगे। तो मैं लिखता हूँ फील्ड का नाम नेम, इक्वल टू करके मैं लिख दे रहा हूँ अपना नाम,
और लास्ट में सेमीकोलन अगर मैं इस प्रकार से लगा के इसको एंटर करूँ तो पूरा का पूरा डेटा चेंज हो जाएगा, यानी दोनों नाम हरिओम भी और राजेश भी रिप्लेस हो जाएंगे अभिषेक मिश्रा से। इसलिए यहाँ पे आपको वेयर क्लोज मिलता है जो ये बताएगा वेयर क्लोज, जिसमें मैं आईडी यूज करूंगा। मैं ये बताऊंगा रहा हूँ उसको कि जहां पर आईडी 1 हो, जहां पर आईडी 1 हो, आईडी 1 हो, मैं यहाँ पे ये लो से बता रहा हूँ, वहां पर नेम की फील्ड को अभिषेक वैल्यू से रिप्लेस कर दिया जाए। नेम की फील्ड को वैल्यू राजेश के साथ रिप्लेस किया जाए। मैं एंटर कर रहा हूँ, देख लीजिए क्वेरी ओके, रो 1 अफेक्टेड, रो मैच हुई 1, चेंजेस हुआ 1, वार्निंग 0। चेक कर लेते हैं हम, लेट स्टार्ट फ्रॉम C1। देख लीजिए ये आपका डेटा अभिषेक मिश्रा यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। चलिए नेक्स्ट कमांड हम चेक कर लेते हैं इसकी, डिलीट। ये देखिए इसे रेड में कर लेते हैं, डिलीट कमांड यूज करेंगे हम DML की। चलिए यहाँ पे हमें दो ही रिकॉर्ड मेरे पास है, कोई बात नहीं, एक डिलीट कर देता हूँ। क्या करें, यहाँ से हम करते हैं डिलीट फ्रॉम T1। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो पूरी टेबल की डिलीट होने की संभावना है, इसलिए मैं यहाँ पे वेयर क्लोज लगा देता हूँ और ये करता हूँ आईडी जहाँ पे 2 हो। देखिए डिलीट हो जाए जहाँ पे आईडी 2 हो, यानी हरिओम, और मैं यहाँ से कर रहा हूँ एंटर। चलिए ये हमारा रिजल्ट हम चेक कर लेते हैं। ये मैंने सिलेक्ट स्टाफ फॉर्म देके चेक कर लिया है। ये आपको रिकॉर्ड मिल गया आपका, कि आपका जो रिकॉर्ड पुराना वाला था जिसको आपने डिलीट करा है नंबर 2 की आईडी का, वो यहाँ पे डिलीट हो चुका है। चलिए यहाँ पे हमने इसे डिलीट भी कर दिया है। अब हम चेक कर लेते हैं लॉक क्या होता है। लॉक देखिए जैसे लॉक कर लेता हूँ पहले रीड के लिए, फिर हम इसको राइट के लिए चेक करते हैं। जनरली ये राइट में ही रहता है, तो यहाँ पे क्या लिखना होगा आपको, ये लिखना है लॉक, फिर आपको लिखना होता है टेबल। ये बताएगा कि आपको टेबल का नाम देना है, टेबल को लॉक कर रहे हैं और किस टेबल को लॉक करना है, ये आपने टेबल को लिख दिया। और उसके बाद आपको यहाँ पे कांस्टेंट बताना होता है जिसका पैरामीटर है रीड और राइट। तो यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि ये टेबल की डेटा को रीड किया जा सके, केवल रीड किया जा सके। मैं इसको लॉक कर रहा हूँ, केवल इसको रीड किया जा सके। चेक कर लेते हैं हम, ये लिखा हमने सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल, तो ये रीड तो हो गया। चेक कर लेते हैं एक बार फिर से, इसको रीड तो हो गया। ये यहाँ पर आप देख पाएंगे ये मैंने इसको लॉक कर दिया है। अब बात ये आ रही है कि मैं इसमें क्या डेटा इंसर्ट कर सकता हूँ, तो मैं इसमें डेटा इंसर्ट यहाँ पे चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं इसका नाम दे देता हूँ राम रायपुर। देखिएगा रीड दिया है, राइट नहीं होगा। देखिए यहाँ एक एरर थ्रो हुआ है, क्या बता रहा है कि टेबल 1 जो है वो लॉक की गई है और केवल रीड की जा सकती है, ये अपडेट नहीं की जा सकती, ना ही इसमें चेंजेस किया जा सकता है, राइट किया जा सकता है। तो ये रीड लॉक है, का डेटा पढ़ तो सकते हो लेकिन इसमें चेंजेस नहीं कर सकते। तो क्या करते हैं हम इसको, चलिए हम इसको अनलॉक कर लेते हैं, यानी राइट कर लेते हैं। तो लिखा लॉक, तो लिखा हमने टेबल, कौन सी टेबल, यानी टेबल का नाम, और उसके बाद हम यहाँ कर देते हैं राइट। देखिए 0 अफेक्टेड जरूर हुआ है, लेकिन ये आपका जो वर्क है, आपका जो टेबल है, ये अनलॉक हो चुकी है, यानी आप इसमें डेटा ऐड कर सकते हैं। देखिए राम रायपुर जो हम डेटा यहाँ पे ऐड करने जा रहे थे उस क्वेरी को मैं वापस लेके आ गया हूँ और यहाँ पे मैं उसे एंटर की प्रेस करके ऐड कर देता हूँ। तो ये आप देख पाएंगे कि किस प्रकार से रो अफेक्टेड हो गई है और डेटा यहाँ मैं चेक कर लेता हूँ फॉर्म टेबल से, और आप देखेंगे तो चूंकि ये ऑटो इंक्रीमेंट जारी थी इसलिए 2 नंबर रिपीट नहीं होगा, और जो हमने रिकॉर्ड यहाँ पर सेव करवाने के लिए दिया था
वो रिकॉर्ड हमारा राम रायपुर, तो ये राम रायपुर में सेव हो गया है। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। देखिए ये कॉल बैक जो आपका कॉल, यहाँ पे मैं येलो कर लेता हूँ इसको। यहाँ पे जो कॉल दिया गया है और जो एक्सपेंड कॉल दिया गया है ये जावा में काम करता है, ठीक है, तो इसका फिलहाल यहाँ कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब बात आएगी यहाँ पे कमिट की। तो देखो कमिट को देखने के लिए आपको मुझे इसमें एक चीज ऑफ करना होगी, ऑटो कमिट ऑफ करना होगा, तब ये चीज समझ में आ जाएगी आपको, क्योंकि ये पूरा जो टीसीएल है ये पूरा आपका लगभग इसी पे चलेगा। सेट कॉन्स्टेंट को छोड़ दिया जाए इसमें, तो हम इसको चेक कर लेते हैं। देख लीजिए मैं ऑटो कमिट ऑफ कर रहा हूँ, तो ये लिखा मैंने सेट ऑटो कमिट इक्वल टू ऑफ, मेरी जरूर ओके दिखा दिया, पर यहाँ पे कुछ ऑफ नहीं हुआ है, मतलब कुछ रो अफेक्ट नहीं हुई है, लेकिन ये ऑफ हो चुका है। कैसे पता चलेगा अभी चेक कर लेते हैं। मैं एक काम करता हूँ कि सबसे पहले हम क्या चलाएंगे, कमिट चलाएंगे। इसका मतलब ये है कि मैं एक नया रिकॉर्ड यहाँ पे ओवरराइट करता हूँ, और मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि रिकॉर्ड सेव नहीं होगा जब तक मैं कमिट कमांड नहीं चलाता। इसका मतलब ये है कि आपका जब तक सर्वर ये ओपन स्क्रीन सामने है तब तक डेटा इस पर रहेगा, लेकिन जैसे आपने इसको ऑफ किया, बंद करा प्रोग्राम को, तो ये डेटा सेव नहीं होगा। इसको सेव करने के लिए आपको ऑटो कमिट को एक्टिवेट करना होगा, कमिट को कमांड को रन करना होगा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ आशीष और यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं रतलाम, ऐड करा मैंने, एंटर करा और सिलेक्ट स्टार फॉर्म लगा के मैं इसको चेक कर लेता हूँ। ये देखिए डेटा अभी तो दिखा रहा है, डेटा आपको अभी तो दिखा रहा है आशीष, लेकिन जैसे मैं इसको क्वाइट कर रहा हूँ यानी बंद कर रहा हूँ और फिर से इसको मैं स्टार्ट करूंगा, यूज कर लेते हैं डेमो को, टेबल चेक लेना है। शायद हम T1 बनाएंगे तो हम सेलेक्ट स्टार T1 ये चेक कर लीजिए क्या आशीष है इसमें, नहीं है। कैसे होगा फिर से देखते हैं, क्योंकि ये मैंने ओपन करने के बाद फिर से चलाइए, इसलिए ऑटो कमिट जो है वो ऑन हो गया है। मैं उसको एक बार फिर से ऑफ कर लेता हूँ, सेट ऑटो कमिट इक्वल टू ऑफ। मैं यहाँ पे क्वेरी रन करता हूँ ताकि मेरा जो डेटा है वो इंसर्ट किया जा सके। जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंसर्ट इनटू T1 वैल्यूज में जो आईडी है मुझे नल देना है, क्योंकि ऑटो इंक्रीमेंट लेगा अपने आप। आशीष नेम एंड सिटी रतलाम, और मैं इसे करा और यहाँ पे कर रहा हूँ मैं कमिट। सिलेक्ट करके चेक कर लीजिए आप, सिलेक्ट स्टार फॉर सिलेक्ट स्टार फॉर्म, आपके नाम T1 कुछ मिस हुआ है या किस तरीके गलत है। ये देखिए 4 नंबर चूंकि पुराना ले चुका था वो और डेटा सेव नहीं हुआ था, इसलिए उसने ऑटो इंक्रीमेंट में इसको आगे बढ़ा दिया है। चलिए अब मैं इसको क्वाइट कर रहा हूँ और हमें चेक करना है कि हमने यहाँ पे कमिट तो किया है या कमिट किया है तो क्या वाकई में डेटा परमानेंट सेव हुआ। उसके बाद चेक कर लेते हैं, क्वाइट तो रन करा हमने, ये देखिए ये आशीष आपका यहाँ पे सेव हो चुका है। चलिए यहाँ पे लिखिए आप कमिट, सेव पॉइंट ऐसे ही होता है जो आपका डेटा जहाँ तक का डेटा आप सेव करना चाहते हो उसका एक सेव कोड बना दीजिए और उसको आप उसको दोबारा रिकॉल कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं
ग्रांट और रिवोक पर। क्या होता है ग्रांट और रिवोक? देखो, ग्रांट और रिवोक के लिए आपको सबसे पहले यूजर बनाना होगा। तो हाउ कैन यू क्रिएट यूजर इन माइस्क्यूएल सर्वर? तो इस पे आपको यूजर क्रिएट करना है। अब तो हम यूजर क्रिएट करने के लिए काम करते हैं। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि शो कीवर्ड पे व्हेन वी आर यूज कीवर्ड शो, वहां पे सब कुछ प्लूरल होगा। ऐसे क्रिएट जब हम करते हैं, चाहे टेबल हो, डेटा बेस हो या आपका यूजर हो, वहाँ सिंगल लिखा जाता है। जैसे ये लिखा मैंने क्रिएट, तो ये लिखा मैंने यूजर, यूजर हुआ। अब यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ कि जो मैं यूजर बनाने वाला हूँ क्या इसमें यूजर है, क्या वो यूजर है। मैं ये पहले चेक कर लेता हूँ। तो मैंने लिखा शो, शो लिखा है तो देखना है ग्रांट जो है प्लूरल है, ग्रांट सिंगुलर, यहाँ चेक लीजिए आप, ये ग्रांट जो है ये सिंगुलर है। लेकिन चूंकि मैंने बताया आपको शो के साथ में चाहे वेरिएबल चेक करो, चाहे आप डेटाबेस चेक करो, चाहे टेबल चेक करो, सब में प्लूरल आता है। तो मैंने यहाँ पर आपको ग्रांट कीवर्ड प्लूरल कर दिया है। क्या चाह रहा हूँ मैं? चाह रहा हूँ कि क्या मेरे पास वो यूजर है जो मैं बनाना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो उसको चेक करने के लिए आप यहाँ पे इस प्रकार से चेक कर सकते हैं। पर इसकी बजाय मैं यहाँ पे एक और तरीका है कि कोई एग्जिस्टिंग यूजर इसमें अवेलेबल है क्या, तो आप इसको चेंज कर लीजिए। आपका डेटाबेस जो है आपका MySQL, अब मैं इसको यूज कर रहा हूँ, इसका मतलब इसको चेंज करा है मैंने, यहाँ पर डेटाबेस को मैंने चेंज करा यूज करके। क्या चाह रहा हूँ मैं? अगर आपको इसके एट्रीब्यूट नहीं पता है तो उसका नाम क्या है, उसकी हेडिंग का नाम क्या है, तो आप यहाँ पे लिखिए DESC और उसके बाद उस टेबल का नाम लिख दीजिए। उस डेटाबेस में कितनी टेबल्स ये पता कर लीजिए, क्योंकि मुझे तो पता है इसमें किस टेबल से मुझे काम है। इसके अंदर चेक करते हैं शो टेबल। देखिए, मुझे तो पता है इसमें यूजर है जिसमें मुझे वर्क करना है, जो आपको यहाँ पे लास्ट में दिखाई दे रही है। ये मुझे इस पर काम करना है, तो मैं यहाँ करता हूँ सेलेक्ट स्टार की जगह मैं काम कर लेता हूँ। यहाँ पे यूजर पासवर्ड, हालांकि पासवर्ड आपको दिखाई देगा क्योंकि वो इनकरिप्ट होता है। लिखा हमने फॉर्म यूजर, कुछ मिस हुआ है, फॉर लिखा है, फॉर्म लिखा है, हमें फॉर्म लिखना था, ठीक है। रूट वीसी, चलिए ठीक है। मैं तब एक नया यूजर में यहाँ पे क्रिएट कर सकता हूँ, किसी भी नाम से कर सकता हूँ, रूट को छोड़ के और किसी को छोड़ के। तो ठीक है, हम यहाँ पे एक नया यूजर क्रिएट करते हैं। तो लिखा मैंने क्रिएट, यहाँ पे लिखेंगे यूजर और यहाँ पे लिख देंगे यूजर का नाम। मान लीजिए मैं अपने नाम से यूजर बना रहा हूँ, तो ये हुआ यूजर का नाम। एट किस पर है, तो यहाँ पे लिखा जाता है होस्ट, मेरे केस में लोकल होस्ट। और यहाँ पर ये बताया जाएगा कि आइडेंटिफाइड बाय किस पासवर्ड से जाना जाएगा। तो मैं कर दे रहा हूँ ये मेरा पासवर्ड। ऑप्शन फेल बी एट लोकल होस्ट, क्यों हुआ ये? मैंने प्रैक्टिस के दौरान मैंने ये बनाया था, हो सकता है शायद इस वजह से ना ले रहा हो। मैं काम करता हूँ, एक दूसरा यूजर इसमें क्रिएट कर लेता हूँ जो मैंने नहीं बनाया। क्रिएट यूजर का यहाँ पे हम नाम लिख देते हैं, ये लिख दिया मैंने, ताज नाम से नहीं बनाया। एट लोकल होस्ट आइडेंटिफाइड बाय राज नाम से दे देते हैं इसका पासवर्ड भी। दो राज नाम से ये बन गया है, ये देखिए। हो सकता है मैंने इसमें प्रैक्टिस के लिए एक अकाउंट बनाया था, शायद इसलिए ये नहीं बना है। इसकी क्वेरी में आपको स्पष्ट रूप से बताता हूँ कि ये मैंने क्रिएट करा यूजर राज नाम से, जो कि लोकल होस्ट पे, क्योंकि मेरे इस केस में लोकल होस्ट पे चल रहा है।
और आइडेंटिफाइड बाय ये कीवर्ड है, और राज यहाँ पर फिर से क्या है, इसका पासवर्ड है। ठीक है, ये मैं इस प्रकार से इसका मैंने यूजर बना लिया है। अभी मैंने बना तो लिया है, राज को किस टेबल को एक्सेस देना है ये कैसे पता चले, ये मुझे उसको देना पड़ेगा। तो मैं उसको सेट कर देता हूँ उसके लिए कि ये जो राजेश है ये टेबल कौन सी लेगा। एक काम करते हैं, इससे पहले क्या इसको बाय डिफॉल्ट कोई टेबल असाइन की गई थी, अगर नहीं की गई तो कैसे चेक की जाए। ये लिखा आपने शो कान 4। अब आपको उस यूजर का नाम लिखना है और ये बताना है कि वो किस लोकल, मेरे केस में लोकल होस्ट पे चल रहा है, और सेमीकोलन देके एंटर करूंगा तो मुझे यहाँ बता देगा। देखिए यहाँ पर मुझे बता रहा है कि वो किसी भी टेबल के लिए असाइन नहीं है। ठीक है, एक टेबल जो डेमो अभी हमने बनाई है डेटाबेस, उसमें जो T1 बनाया उसको एक्सेस हम दे देते हैं। तो उसके लिए हमें पहले यूज करना होगा उस डेमो टेबल को, तो हम इसको चेंज कर पाएंगे एक्सेस को। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ कि वो जो टेबल है उसे एक्सेस करता हूँ, देता हूँ। ये बनेगा ग्रांट, ग्रांट के बाद यहाँ पे लिखा जाएगा सिलेक्ट, और इस सिलेक्ट के बाद हम ये बताएंगे कि वो टेबल कौन सी है, क्योंकि हमने डेटाबेस को सिलेक्ट कर ली, तो वो है T1। ये असाइन की जा रही है यानी टू किसको, राज को, जो कहां पर अवेलेबल है वो है लोकल होस्ट पर अवेलेबल है। देखिए फिलहाल यहाँ पे वेरिएबल के दिखा रहा है, रो अफेक्टेड नहीं हुई है, इसलिए यहाँ पे कोई बात नहीं, मैं इसकी ग्रांट परमिशन चेक कर लेता हूँ। देख लीजिए अब क्या हुआ है, यहाँ पर ये डेमो डेटाबेस के T1 पर यानी टेबल 1 है उस पर राज को असाइन किया गया है, क्योंकि राज की जानकारी ली थी मैंने यहाँ पर। ये देखिए, चलिए अब मैं एक काम करता हूँ कि आपको ये कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर इसको परमिशन मिल गई है, क्योंकि ये तो मेरा सुपर अकाउंट है। मैं काम करता हूँ पाइथन प्रोग्रामिंग के थ्रू मैं आपको ये चीज एक्सप्लेन कर देता हूँ। चेक यूजर नाम से एक पाइथन स्क्रिप्ट है। देखिए यहाँ पर मुझे मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ेगा जो उसकी कनेक्टिविटी करता है, जिसे का नाम है py-mysql। अगर आप भी इसको अपने पीसी में इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप cmd में लेके आएँ और इस प्रकार से यहाँ पे लिख दें pip install py-mysql। जैसे आप एंटर करेंगे तो यहाँ पर इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए आपका, तो आपको पता चल जाएगा। py-mysql को इंस्टॉल करने के लिए आपको पिप कमांड यूज करना है। पिप कमांड एक्चुअल में पाइथन की जो लाइब्रेरीज होती है उनको इंस्टॉल करने के लिए यूज की जाती है। तो पिप इंस्टॉल py-mysql, मेरे केस में ये ऑलरेडी अवेलेबल है, इसलिए यहाँ पे इसने बताया रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, तो मुझे यहाँ पे फिलहाल जरूरत नहीं, मुझे नहीं है। और ये एज करके ऑब्जेक्ट बनता है, तो मैं py कर दूंगा इसको। ठीक है, क्या करेंगे, मैं यहाँ पे कनेक्शन क्रिएट करूंगा जो py.connect के यहाँ पे 5 पैरामीटर्स को दिए जाते हैं। कौन कौन से पैरामीटर, पहला होता है इसका होस्ट कौन सा है, तो आप अभी तक देखते आए इसमें आया लोकल होस्ट। फिर आता है इसका यूजर, फिलहाल मैं इसमें एक काम करता हूँ, रूट कर दे रहा हूँ ताकि आपको ये पता चल जाए, क्योंकि ये मेरा एक सर्वर है। यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा पासवर्ड इसका, जो कि इस केस में 1234 है, और कोई बात नहीं, इसका पासवर्ड अब मैं चेंज कर दूंगा। यहाँ पर आपको देना पड़ेगा कि कौन सा डेटाबेस एक्सेस करना चाहते हैं।
या तो वो दे दीजिए, अभी मुझे ऐसा कुछ स्पेसिफाइड नहीं है, मैं छोड़ दे रहा हूँ उसको। और पोर्ट एक चीज़ होती है जिसे हम यहाँ पर डिफाइन करना होता है। जैसे हमने आपको बताया शो के रिगार्डिंग, शो जब भी लिखा जाएगा वो उसके पीछे प्लूरल वर्ड आएगा। तो मैं यहाँ पे इसका पोर्ट चेक कर देता हूँ, शो वेरिएबल लाइक, यहाँ पे पोर्ट चेक करना चाहूँ तो मैंने पोर्ट लिख दिया। ये इसने बता दिया कि इसका जो पोर्ट है, ये क्वेरी है जो इसका पोर्ट चेक करती है। और मेरे केस में 3306 ये बाय डिफॉल्ट होता है, अगर आप नहीं भी लिखेंगे यहाँ पे तब भी ये वर्क कर जाएगा। ठीक है, मैं डेटाबेस फिलहाल नहीं ले रहा हूँ और कर्सर यहाँ पे बना लेता हूँ जो बनेगा मेरे कनेक्शन के कर्सर से। मैं काम करता हूँ यहाँ पे फंक्शन भी बना लेता हूँ ताकि मुझे बार बार किसी चीज को लिखने की जरूरत ना पड़े। इसमें पैरामीटर पास कर देता हूँ मैं ए, यहाँ पे मैं दे देता हूँ कर्सर को एग्जीक्यूट, एक को पास कर दिया। यहाँ पे मैंने कर दिया एक वेरिएबल में कर्सर फैच ऑल। आप कहेंगे तो उसको इसका एक डिटेल वीडियो हम बना देंगे। और करता हूँ इसको रिटर्न जैसे डी पे। चलिए चेक कर लेते हैं हम। मैं डिस्प्ले फंक्शन कोई भी वेरिएबल ले सकता हूँ, मान लीजिए ले लिया मैंने, इक्वल टू डिस्प्ले फंक्शन में एक क्वेरी पास कर दी, शो डेटा बेसिस, शो डेटा बेसिस। आप इसको लिखना चाहें देखना चाहें तो आप आराम से देख सकते हैं। डिस्प्ले नाम से फंक्शन बनाया है मैंने, यहाँ पे डिस्प्ले नाम से फंक्शन बनाया है। उसमें पैरामीटर जो यहाँ हमने ए लिया था उसके आर्गुमेंट में पास कर दिया शो डेटाबेस, यानी सारी डेटाबेसेस वहाँ पे दिखा देगा। चलिए वो कर्सर एग्जीक्यूट होगा, उसका सारा डेटा फेच होकर के बी में आ जाएगा और वो रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, मैं चाहता हूँ ये प्रिंट हो जाए तो मैं कर देता हूँ प्रिंट जे। इसको हम चेक कर लेते हैं। एग्जीक्यूट में कुछ दिक्कत है, चेक कर लेते हैं क्या हुआ है। एग्जीक्यूट की स्पेलिंग गलत थी। देखिए ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं और इसमें छोटी सी भी गलती आपके प्रोग्राम को रोक सकती है। देखो ये इतने सारे डेटाबेसेस यहाँ पे अवेलेबल हैं, इतने सारे डेटाबेसेस। तो क्या करना है हमको, ये तो सुपर एडमिन के हैं। अभी तो हमने एक यूजर बनाया है, राज नाम है, पासवर्ड भी उसका राज है, ये हमने राज लिखा। यूजर कौन सा उसका राज है, चेक कर लेते हैं इसको भी। ये लीजिए इसको रन करा, देखिए आप बाय डिफॉल्ट ये सिस्टम को जनरेट करता है। और आपको जो दिखाई दे रही है, आपने जो शेयर करी है डेमो, एक काम करते हैं हम, डेमो का भी अगर आपको डेटा देखना है तो मैं यहाँ पर डेटाबेस का नाम परमानेंटली लिख देता हूँ ताकि बाय डिफॉल्ट ये सिलेक्ट रहे। ये कर दिया मैंने डेटा बेस और वो कर दिया मैंने डेमो। चलिए इसकी क्वेरी में मैं पास कर देता हूँ ताकि मुझे डेटा यहाँ पे मिल जाए। डेटा देखने के लिए हम क्या लिखते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम T1, एक बार एग्जीक्यूट करके हम इसको चेक करें। देखिए ये डेटा हमको यहाँ पे दिखा रहा है। ये अगर आपको चाहिए ये डेटा कुछ इस प्रकार से न दिखाई दे तो एक काम कर सकते हैं आप, इसके लिए एक फॉर लूप लगा लीजिए, एक वेरिएबल थ्रो कर दीजिए और ये चेक कीजिए कि जे में जो कुछ भी हो वो क्या हो जाए, कॉलन लगाने के बाद आपको यहाँ पे प्रिंट कर दे आई के रूप में। ये देखिए ये डेटा जो यहाँ पे मल्टीपल या नेक्स्टेड टपल में आया था वो आपको यहाँ पे डेटा इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। ये वही डेटा है जो आपने भी यहाँ पे बनाया है। सेलेक्ट, मैं इसमें डेटा ऐड भी कर देता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम T1। ये देखिए
आइटम नंबर 5 क्लास से इसकी। चलिए एक डेटा और ऐड कर देते हैं हम इसमें, इंसर्ट इनटू T1 वैल्यू मोहन, एक पर्सन जिसका नाम मैं दे रहा हूँ, पर उससे पहले मुझे उसकी आईडी देना पड़ेगी। उसका नाम मोहन, और ये कहाँ रहता है, तो ये मान लीजिए रहता है ये उज्जैन। ठीक है, सिलेक्ट ऑल डिस्प्ले करके हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। आईडी नंबर इसको मिल गई है नेक्स्ट यानी 6, और यही चीज़ हम यहाँ पे जो हमने पाइथन में एक प्रोग्राम लिखा है यहाँ पे हम चेक करके इसको बंद कर सकते हैं, ताकि ये इसका जो आउटपुट है वो आपको टॉप पे दिखाई दे। ये देखिए यहाँ पे आपको ये मिल गया मोहन। इस प्रकार से ये आपका एसक्यूएल का जो है ये पूरा होता है। मैं इसमें आपको एक अल्टर और ट्रंकेट, एक साथ ड्रॉप, ये 3 चीजें भी ये मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। हालांकि मैं चाहता हूँ कि ये रिवोक हो जाए, यानी ये डेटा इनको जो टेबल शेयर की गई है वो न दिखाई दे, उस पर काम न कर पाए ये, तो उसको मैं रिवोक कर सकता हूँ। कैसे करता हूँ देखिए, जैसे आपने ग्रांट लिखा था रिवोक, ठीक है, उसके बाद आपने क्या लिखा था, उसके बाद आपने लिखा है यहाँ पे रिवोक किस तरीके कर लेते हैं, सेलेक्ट, क्या करना है ऑन, टेबल कौन सी थी आपकी, वो थी आपकी T1। यहाँ पर फॉर्म लगता है, जब इसको असाइन किया जाता है तब ग्रांट के साथ में यहाँ पे लगता है 2, जब रिमूव किया जाता है तब यहाँ लगता है फॉर्म। ये आपने स्पेस दिया और ये बताया कि यूजर कौन सा है, तो ये राज, एड्रेस किस होस्ट पर है, तो ये बताया आपने लोकल होस्ट, तो ये अपने पास कर। अब आप यहाँ पे चेक कर लीजिए कैसे पता चलेगा कि कोई टेबल इनको असाइन की है या नहीं। वही शो ग्रांट फॉर जो भी आपका यूजर है, किस पोर्ट पे चल रहा है, किस होस्ट पे चल रहा है, तो होस्ट है इनका लोकल, चेक कर लीजिए। यहाँ पे कुछ समय पहले तक ये आपको टेबल दिखाई देती, मैं इसका आउटपुट बता दे रहा हूँ आपको, ये टेबल डेमो डेटाबेस की T1। अब मैं यहाँ पे जब इसको रन करूंगा इसको, तो ये एरर थ्रो कर देगा। ये देखिए, ठीक है, क्योंकि मेरे पास डेमो मैंने इनको दी नहीं है, और मैं यहाँ पे एक पास कर दूं क्वेरी की शो डेटाबेसेस, को बंद करके फिर से रन करते हैं ताकि फ्रंट से इसको दिखाई दे। देखिए यूजर तो अवेलेबल है, यूजर हमने डिलीट नहीं कर रहा है, मैं भी यूजर भी डिलीट करूंगा। इसमें 2 डेटाबेस असाइन थी जो मैंने आपको बताया था, बाय डिफॉल्ट माइस्क्यूएल इसको प्रोवाइड करती है। देखिएगा ये राज यूजर ही है, पासवर्ड उसका राज ही है, मैं अब यूजर डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, देख लीजिए कैसे करते हैं यूजर डिलीट। इसके लिए चेंज करना होगी आपको, टेबल डेटाबेस चेंज करना होगा। ये करा यूजर माइस्क्यूएल में जाना है हमको पहले, या मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि डेटाबेस का नाम लिखूँ डॉट करके उसकी टेबल का नाम लिख दूँ, क्योंकि मुझे उसका नाम पता है, मुझे डेटाबेस चेंज नहीं करना है। तो बहुत शानदार तरीका होता है यहाँ पे कि आप पहले डेटाबेस का नाम लिख दें, उसके बाद आप टेबल का नाम लिखें। जैसे मैंने किया डिलीट फ्रॉम, किससे कर रहा हूँ, तो ये माई एसक्यूएल की डेटाबेस में जो यूजर है ना टेबल, उसमें क्या डिलीट करूँ, वेयर यूजर इक्वल टू राज को डिलीट कर दो आप। मैं अगर चाहता हूं यूजर को सेलेक्ट स्टार फ्रॉम MySQL डॉट यूजर, इसका मतलब कब तरह हो जाएगा, क्योंकि यूजर लिख दूंगा यहाँ पे यूजर पासवर्ड
वर्ड फ्रॉम MySQL। तो ये आपको वहाँ पे, जो कि कुछ समय पहले तक यहाँ पे राज दिखा रहा था, ऊपर स्क्रॉल करके आपको ले जाके बता देता हूँ, वो यहाँ पे नहीं दिखा रहा है क्योंकि मैंने उसका यूजर जो है वो डिलीट कर दिया है। ये देखिए, मैं रेड में कर दे रहा हूँ उसको, रेड, ये देखिए, ये राज आपको यहाँ दिखा रहा था जो कि हमने अकाउंट बनाया था। पहले हमने राज अकाउंट बनाया, टेबल असाइन करी, उस टेबल को यूज करा, टेबल को हटाया, रिवोक किया, और उसके बाद उसका यूजर भी हमने यहाँ से हटा दिया। तो इसमें आपने ग्रांट देख लिया, मैं इसको पूरा कर लेता हूँ ताकि एक उस पर सब कुछ दिखाई। देखिए, सबसे पहले हमने इसमें क्रिएट देखा, डेटाबेस को, टेबल को क्रिएट करना, डेटा को ऐड करना, डेटा को अपडेट करना, उसे डिलीट करना, उसे लॉक करना। यहाँ पे हमने देखा कमिट, और उसके बाद हमने यहाँ पे देखा सेलेक्ट, यहाँ पे देखा हमने ग्रांट, यहाँ देखा हमने रिवोक। ये लो, यहाँ पे सेट कॉन्स्टेंट में भी आपको बता दूंगा, ये चीजें मैंने भी आपके लिए रखी है। अगर आप कहेंगे तो मैं इस पे सेव पॉइंट, रोल बैक और सेट ट्रांजेक्शन, ये मैं आपको बता दूंगा। रोल बैक में इसमें आपको बता चुका हूँ, मैं रेड कर दूँ उसको, ये रोल बैक में आपको यहाँ पे बता चुका हूँ। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ ट्रंकेट, अल्टर और ड्रॉप, क्योंकि जो टेबल और डेटाबेस मैंने बनाई है उन्हें जस्ट यहाँ पे डिलीट करने वाला हूँ कुछ। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे अल्टर। मैंने यहाँ पे कमांड लिखी अल्टर, टेबल में चेंज करना चाहूँ अल्टर, तो लिखा मैंने टेबल। अल्टर जो कीवर्ड है वो डेटाबेस की कंपोनेंट में चेंजेस करता है। तो मैंने अल्टर टेबल और टेबल का नाम लिख दिया। मैं चाह रहा हूँ रीनेम, इस टेबल को रीनेम करना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ वो हो जाए आपका T2। एंटर कर दिया, नहीं बता, चलो कोई बात नहीं। शो टेबल, ये देख लीजिए सर, एक बार ये देख लीजिए, यहाँ पे आपने टेबल का नाम चेंज करा अल्टर के साथ में, ये टेबल का नाम चेंज हो गया, ये हुआ अल्टर। हालांकि अल्टर से कई सारी चीजें की जा सकती हैं। चल, अगला आता है ट्रंकेट। ट्रंकेट क्या करता है? ट्रंकेट इस टेबल में सेलेक्ट ऑल, जो कि आपने डिलीट देखा, एक एक करके या आप किसी भी कर सकते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम T1। देखो T1 तो डेटा टेबल यहाँ पे है ही, T2 हो चुकी है। ये इसका सारा डेटा जो इसमें रखा हुआ है, रिकॉर्ड नंबर 1, 3, 5, 6, सब एक साथ डिलीट करना है मुझे, सब एक साथ। तो यहाँ मैं ट्रंकेट लिख सकता हूँ, ट्रंकेट टेबल, और टेबल का नाम चेक कर लेते हैं। एम्प्टी, कुछ नहीं है, देख लीजिए। ट्रंकेट मैंने यूज करा है, ट्रंकेट मैंने यूज करा है, टेबल दिया है, टेबल का नाम लिख दिया है, और आपका डेटा से मैंने चेक करा है स्टार फ्रॉम T2 से, कुछ भी नहीं बचा उसमें। चलिए ठीक है, अब मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ आपको ड्रॉप। ड्रॉप टेबल और डेटाबेस दोनों। क्या होता है ड्रॉप? ड्रॉप का मतलब ये है कि आपका जो टेबल है, आपका जो डेटाबेस है, वो सब फिजिकल रूप से यहाँ से डिलीट हो जाए। तो ठीक है, मैं देख सकता हूँ यहाँ पे ड्रॉप, और इसी तरह करते हैं टेबल। तो टेबल में आपके पास टेबल 2 है, आपने एंटर करा, चेक करा, शो टेबल करके चेक कर लीजिए। शो टेबल, देखिए कोई टेबल नहीं आपके पास, उस समय तक ये आपके पास टेबल थी। ये देखिए, यहाँ पर जब आपने शो टेबल किया था तब आपके पास टेबल 2 थी, लेकिन अब आपने ट्रंकेट यूज करा है, ट्रंकेट के बाद आपने ड्रॉप टेबल 2 यूज करा, तो आपके पास कोई टेबल भी नहीं बची। अगर आप इसी कमांड को डेटाबेस के साथ में यूज करें, ड्रॉप डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम है हमारा डेमो, मैं चेक करके बताता हूँ आपको। पहले शो डेटाबेस, तो कई सारी डेटाबेसेस यहाँ पे अवेलेबल है, कई सारी।
हम बात करें फिलहाल डेमो की है, ठीक है। तो ड्रॉप कर रहे हैं हम अपने ड्रॉप डेटा बेस डेमो, चलेगी हट गई, कैसे पता चलेगा ये देखिए। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ड्रॉप डेटाबेस करने से पहले हमारे पास 35 रोज थी यानी डेटाबेसेस, और अब ड्रॉप चलाने के बाद हमारे पास 34 रोज है। पहले अवेलेबल थी जो कि डेमो की टेबल थी, डेमो का डेटाबेस था हमारे पास। अभी डेमो का डेटाबेस ड्रॉप करने के बाद नहीं है, ये देव और कार के बीच में डेमो होना चाहिए था, यहाँ पर नहीं, यानी आपका जो है ये एसक्यूएल पर पूरा वीडियो बनता है। आप लोग चाहते हैं कि मैं सेव पॉइंट पर, सेट ट्रांजेक्शन पर, इसी के साथ वर्क करता है रोल बैक और कमिट, इस पर अगर मैं वीडियो बनाऊं TCL पे, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच।